आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। और उससे पहले हम बता दें आपको कि रात के 11 बज रहे हैं। दिन में हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं क्योंकि हम एक गांव में रहते हैं और गांव में जानते हैं कितना शोर शराबा होता है। बच्चे होते हैं, दिन भर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए दिन में वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। हम रात ही में ज़्यादातर वीडियो शूट करते हैं। और थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है। लाइट की वजह से थोड़ा जो फेस है उसमें क्लैरिटी कम आती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो हमने कहा कि आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख जाने का मेरा कैसे प्लान बना और ऐसा हमारे दिल में क्या ख्याल आया जो मैं लद्दाख के लिए एग्री हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम 2018 में इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो देखा था मनाली का एक बोर्ड था। उस बोर्ड पर एक लड़की जिसका नाम था राइडर गर्ल विशाखा, हमने उसकी पिक देखी थी क्योंकि इंस्टाग्राम पर वो अक्सर अपना फ़ोटो शेयर किया करती है। तो जब मैंने देखा कि मनाली यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर शायद ऐसे था, क्योंकि 2018 की बात है, इतना तो कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन 100 के ऊपर ही था। तो जब मैंने देखा तो हमारे जहन में ख्याल आया कि यार ये लड़की होकर पूरा इंडिया टूर करती है, ट्रैवल करती है बाइक से, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? मतलब ईगो, जिसे कहते हैं ईगो। तो धीरे धीरे मैंने उसके और पिक देखता गया, इंस्टाग्राम पर देखता गया। बहुत सारी पिक थी लद्दाख की और जगहों की। बहुत जगह उन्होंने राइड किया था उस समय। तो देखा, उसके बाद में फिर हमने सोचा कि लद्दाख कैसे जाया जाए। लद्दाख देखने का मेरा भी पूरा मूड बन चुका था। फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया। बहुत सारे वीडियो देखे मैंने। फ़कीरा राइडर जी का देखा, MSK ब्लॉग का भी देखा, चिंतामणि जयपुरी का भी देखा, गगन चौधरी का भी देखा, और उसके बाद में फिर राइडर गर्ल विशाखा का देखा। यानी एक तरफ अगर कहा जाए तो इनसे मुझे प्रेरणा मिली है, जो हमारे अंदर एक उत्साह जगी लद्दाख राइड करने का। उससे पहले मैं छोटी छोटी राइडें करता था। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर मैं एक दिन में कर लेता था अपनी बाइक से। मेरा काम ही ऐसा था कि मतलब मुझे आना जाना पड़ता था, तो मैं चला जाता था बाइक ही से। ज़्यादातर मैं बाइक ही से चलता था। तो ये प्लान जब मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में पूरा एकदम मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि अब मुझे लद्दाख ज़रूर करना है, अब जो भी हो। उसके बाद में हमने फ़कीरा सर के ब्लॉग से एक नंबर मिला, क्योंकि वो अक्सर अपना नंबर उस पर देते हैं। तो उस नंबर पर मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने हमारा फ़ोन भी रिसीव किया। कहीं राइड पर थे वो लद्दाखी में। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ग्रुप की, कि मैं ग्रुप के साथ जाना चाहता था। उसके बाद में फिर उनसे मेरी कांटेक्ट नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें हम। ऐसे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखता रहा। एक दिन अचानक लखनऊ के हमारे मनिंदर भाई हैं, उनका वीडियो यूट्यूब पर दिखा। हमने देखा, उनको कमेंट किया। कमेंट में उन्होंने मुझे अपना नंबर तो नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दिया
फिर उन्होंने कॉल किया मुझे, उनसे बात हुई हमारी। उनको हमने अपनी सारी बात बताई कि ये मसला है, कैसे होगा। उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया कि हम अप्रैल में या मई में राइड करने वाले हैं, और लोग ग्रुप में हैं, एक आप भी हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई। धीरे धीरे मैं अपना तैयारी करने लगा, यानी दिसंबर 2018 से मैं धीरे धीरे तैयारी करने लगा, और मेरे पास 6 महीने का वक्त था। फिर उसके बाद में जब मैं तैयारी करने लगा तो इधर हमारे भी कुछ दोस्त थे, तो उनमें से एक का नाम सद्दाम था। मैंने सद्दाम से कहा कि भाई चल लद्दाख चलना है यार। उसने हंसकर बात को टाल दिया हमारे, कहा भाई लद्दाख कहाँ पड़ रहा है। हमने कहा है यार। हमने एक मूवी देखी थी धर्मेंद्र की हकीकत, उसमें लद्दाख का सीन दिखाया था। मतलब पहले से हमारे जहन में था लद्दाख कहाँ पड़ रहा है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ पर है ये नहीं मालूम था मुझे। तो जब मनिंदर भाई से मैंने पूरी जानकारी ले ली उनसे बात करके, तो उन्होंने बताया कि आपके पास यूट्यूब चैनल है, कभी आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है। हमने कहा भाई मैं यूट्यूब ही नहीं देखता था। तो उन्होंने हंसकर कहा कि क्या बात कर रहे हो यार, आजकल तो सब यूट्यूब देखते हैं। हमने कहा मैं वाकई में नहीं देखता था, मैं विडमेट से डाउनलोड करता था और वहाँ से मैं वीडियो वगैरह मतलब जो भी था वो सब मैं देख लेता था। उसके बाद में पूछा कि आपका कोई जीमेल अकाउंट या कुछ। हमने कहा कि हाँ है मेरा ईमेल आईडी। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे सेंड करिए। हमने दिया तो वो काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद में मैंने दूसरा जीमेल अकाउंट बनाया अपना, और उनको जीमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया। उन्होंने मेरा चैनल भी क्रिएट किया अपाची आरडी राइडर के नाम से। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर, मतलब छोटे छोटे हैं, उनको लेकर ऐसे घूमने गया। वहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया, एक या 1.5 मिनट का शूट किया। वो मेरी पहली वीडियो थी, हमने यूट्यूब पर अपलोड किया कैसे भी करके। जानकारी भी नहीं थी कि कैसे अपलोड किया जाता है, क्या है, डायरेक्ट यूट्यूब से हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं और ब्लॉग वीडियो देखने लगा, उसमें जानकारी करने लगा कि वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे शूट किया जाता है, और उसको कैसे अपलोड किया जाता है। ज़्यादा दिन तक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैं जब करता रहा। एडिटिंग करना भी मुझे नहीं आता था, लेकिन भाई कोई सीख कर नहीं आता है। बस सब कुछ जो आदमी काम करना चाहता है वो धीरे धीरे सीख जाता है, यानी पूरी तजुर्बा मुझे हो गई। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि आप राइडिंग जैकेट ले लीजिए, एल्बो गार्ड ले लीजिए, मतलब जो सेफ्टी गियर होते हैं वो सब ले लीजिए आप। हमने कहा ठीक है भैया। मेरे पास 6 महीने का वक्त था। हमने धीरे धीरे करके एक एक सामान मंगाना शुरू किया ऑनलाइन, कभी फ्लिपकार्ट से, कभी अमेजोन से, ऐसे ऐसे हमने सारे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में उन्होंने मई में मुझसे, हाँ उसके बाद में मैं अप्रैल में लखनऊ गया, महेंद्र भाई से मुलाकात भी की। उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई मई में चलना है। तो हमने कहा भाई हाँ मैं तो पहले से तैयार हूँ, बहुत उत्साहित हूँ मैं कि कब वो टाइम आए, कब मैं निकलूँ लद्दाख के लिए। यानी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जज्बा था लद्दाख राइड करने का। उसके बाद में कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि भाई हम नहीं जा पाएंगे। मेरा दिल टूट गया। हमने उनसे वजह भी पूछी, उन्होंने बताया किसी के पर्सनल बात नहीं बतानी चाहिए, बस समझ लीजिए कि वो नहीं गए। फिर इधर जो हमारे दोस्त थे सद्दाम, हमने उसको तैयार किया, वो भी तैयार हो गया था, लेकिन लास्ट में उसने भी धोखा दे दिया। बोला कि नहीं जा पाएंगे हम, इतना लंबा राइड, इतना लंबा रन कौन करेगा। हमने कहा क्या यार तुम भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा जो भी हो। उसके बाद में हमारा तो पूरा इरादा बना हुआ था, मन बना हुआ था। फिर जब 3 से 4 दिन बचा तो एक दोस्त और था कानपुर का, जिनका नाम अमर सिंह परमार है, तो उससे भी हमारी मतलब बात हुआ करती थी यूट्यूब के ज़रिए से। और जब मैं यूट्यूब देखने लगा तो मतलब तमाम 2-3 राइडरों से हमारी बात भी होने लगी थी, नंबर दिया, बातचीत सब कुछ है, उनसे जानकारी भी करने लगा मैं। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब 2-3 दिन बचा तो हमने अमर से कहा कि यार अमर भाई चलते हैं लद्दाख यार।
तो वो तो हमारी बात को काटने लगा, कहा कि नहीं भाई हम कहाँ जा पाएंगे। भाई देखिए, हर आदमी की कुछ स्थिति होती है, मजबूरी होती है, ज़रूरतें होती हैं। तो हमने कहा देख, अगर पैसे का मसला है तो कोई बात नहीं, चल हम हैं, बस ले लेना जो तुम्हारे पास होगा, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये जो भी होगा वो ले लेना। उसके बाद में उसने कहा कि यार बॉस छुट्टी नहीं देगा मुझे। हमने उसको सारी बातें बताई कि जाओ और उनसे एक बार कहो, देखो क्या कहते हैं, वैसे इंशाल्लाह वो छुट्टी आपको दे देंगे। बंदे ने कहा और छुट्टी भी उसको मिल गई। उसके बाद में 8 जून 2019 को मैं एक हफ़्ता पहले से अपना पूरा बैग रेडी करके रखा था। मुझे कुछ ढूंढना नहीं था, बस ये था कि बाइक पर माउंट करूं, उसके बाद में तुरंत निकल लूँ मैं। फिर 8 तारीख को सुबह उठा मैं 4 बजे, नहाया वहाया, फ्रेश हुआ। उसके बाद में चाय पी घर पर, और शाम ही को हमने बाइक पर पूरा सामान अपना माउंट कर दिया था। यानी एक जज्बा ही अलग था हमारे अंदर लद्दाख का। और हम जानते हैं जो भी लद्दाखी होते हैं, लद्दाख जाने का इच्छुक रहते हैं, उनके अंदर ऐसा ही जज्बा पाया जाता है। यहाँ से मैं सुबह 5 बजे 8 जून को निकला 2019 में। उसके बाद में पूरा दिन बाइक राइड की पचपड़वा से कानपुर, जो इसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। मैं वहाँ 4 बजे, जो कौन सा ब्रिज बोलता है कानपुर से पहले, गंगा घाट, शायद गंगा घाट नाम है उसका, ब्रिज के पहले ही मैं रुका। वहाँ पर थोड़ा सा आराम करने लगा। कॉल किया अमर भाई को, अमर भाई ने कॉल हमारा नहीं रिसीव किया। हमने 10 कॉल किया, उन्होंने नहीं रिसीव किया। तो हमने सोचा यार लगता है बंदा ने धोखा दे दिया। मेरे जहन में यही बात आई। फिर मैंने सोचा कि जो भी हो, अब जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे तो जाना है, चाहे जैसे करके भी जाना है, मुझे तो जाना है। मैं घर से निकल आया हूँ, 300 किलोमीटर की राइड भी कर लिया है। बस ये है कि शाम हो गई है, अब मुझे कहीं पर जाकर होटल में रूम लेकर आज रात यहीं गुजारेंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे किसी टाइम। 1 घंटे तक मैं वहाँ पर बैठा था, आराम कर रहे थे। फिर अचानक अमर भाई का फ़ोन आया। हमने उनको कहा यार हमने कितनी बार आपको कॉल किया, आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो उसने बताया कि भाई मैं सो रहा था, फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो उसने कहा आओ हम रास्ते में मिलते हैं। फिर वहाँ से मैंने अपनी बाइक पर सवार हुए और उसके बाद में फिर उसके पास पहुँचे। वो रास्ते में खड़ा था, अपने घर ले गया। अब घर ले गया तो रात हमने उसके घर पर स्टे किया। और उसके बाद में भाई साहब बता दें, हम हमारे एक सुशील मिश्रा भाई हैं, वो भी राइडर हैं। वो लद्दाख कम से कम 8 से 10 बार कर चुके हैं अपनी बाइक से। वो भी बहुत शौकीन है। उनका एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, कानपुर राइडर। कभी विजिट करिए, देखिए उनको भी। तो वो भी आए रात में करीब 7 बजे हमसे मिलने के लिए। हमारे लिए एक केक भी लेके आए, गिफ्ट, रास्ते में पानी वानी पीने के लिए, खाने के लिए। बहुत अच्छे लगे मुझे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं वो भी। और उसके बाद में वो चले गए अपने घर। बोला कि सुबह मुलाकात करते हैं हाईवे पर। हमने कहा ठीक है भाई जाइए, हाथ मिलाया, गले मिले। उसके बाद में चले गए। रात भर भाई मैं नहीं सोया कानपुर अमर भाई के घर पे, रात भर नहीं सोया मैं, बस दोनों बातें करते रहे। सुबह हो गई, फिर 4 बजे से फिर से हम लोगों ने पैकिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं लगेज काफ़ी ज़्यादा लेके चला गया था। तो कुछ लगेज मुझे कम करना था, क्योंकि उसका भी लगेज था। तो हमने लगेज अपना और निकाल दिया, बस ज़रूरत की चीज़ें रख ली। लेकिन फिर भी दोनों का मिलाकर लगेज कम से कम हमारा 40 किलो वेट हो गया। इससे कम नहीं था, ऊपर ही होगा, कम नहीं था, 40 किलो वो। और इसके बाद में एक बाइक पर 2 लोग। तो भैया किसी तरह से पैकिंग कर कर उसके बाद में माउंट किया। माउंट करने के बाद में नेट हम लोग वहाँ से 5 बजे मॉर्निंग में निकल लिए लद्दाख के लिए। फिर उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू हुई कानपुर से। हम दोनों का 100 किलोमीटर गए, एक जगह रुककर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। फिर उसके बाद में वहाँ से चल दिए भाई। पूरा दिन राइड किए, पूरा रात राइड किए। दिल्ली में रास्ते भी हम लोग भूल गए। एक बंदे से पूछा तो उसने कहा कि आप सीधे रास्ते पे खड़े हैं, आप चले जाइए। उसके बाद में करनाल के पास एक पेट्रोल पंप था, उस पेट्रोल पंप पर रुककर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, करीब 1 से 2 घंटे तक।
फिर उसके बाद में वहाँ से बाइक उठाए, फिर चल दिए दोनों लोग। लेकिन एक दुख की बात हो गई थी हम लोगों के साथ। समझ लीजिए किसी के साथ हम लोगों ने एहसान किया था, ज़िंदगी बच गई। रात भर नहीं सोना, रात में ड्राइव करना बहुत गलत बात है। शाम हो जाए, आप 8-10 बजे तक राइड करिए, उसके बाद में कहीं ना कहीं पर स्टे लेकर या कैसे भी करके आप रुकिए, अपनी नींद पूरी करिए, उसके बाद में फिर राइड करिए। फिर लुधियाना इंटर करते करते हमारी आंख लग गई बाइक चलाते चलाते। करीब 70 से 75-80 के स्पीड में हमारी बाइक थी और बगल में लोहे का डिवाइडर था। भाई साहब, जिस वक्त हम गिरे थे, अब हम क्या बताएं आपसे। अगर हमारे पास कोई सेफ्टी गियर नहीं होता, नॉर्मल होते हम लोगों की तरह, तो शायद ज़िंदगी भी नहीं बचती, हाथ भी टूट जाता, सर में चोट भी लग जाती। और हमारे अमर भाई जो पीछे बैठे थे, वो हमारे सर से उड़कर जाकर आगे गिरे थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों को कहीं खराश तक नहीं आया, चोट नहीं लगी। वहाँ पे जो बंदे खड़े थे तुरंत आए और हम लोग को उठाया, बाइक उठाया। बाइक का हमारे जो साकर था अगला वो साकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। उसके बाद में लुधियाना का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, हम लोग उस गुरुद्वारे में गए और वहाँ पर कम से कम 4 घंटे रेस्ट किया, सोया भी थोड़ा बहुत। और आराम करने के बाद में वहाँ जानते हैं लंगर चलता है, तो हम लोगों ने खाया पिया भी कुछ। फिर वहाँ से भाई हम लोग 5 बजे निकल गए, बाइक वाइक सही करवा के। फिर चलते गए, रात को 11 बजे हम लोग जम्मू पहुँच गए। जम्मू पहुँचे तो हमारे अमर भाई के दोस्त थे जम्मू में, सरदार जी वो भी थे, बहुत अच्छे इंसान वो भी हैं भाई, कभी नहीं भूलेंगे उनको हम। वो रात को 11 बजे, हाँ पहले तो हम लोग जम्मू में खूब इधर से उधर चक्कर काटे, घूमे टहले, मतलब काफ़ी परेशानी हुई उनको ढूंढने में। लेकिन उन्होंने बताया कि आप किसी से पूछकर इस जगह पे चले आइए, हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ गए और वहाँ पर भाई खड़े थे। फिर उसके बाद में वो अपने घर लेके गए तो 12 बज गए, 12:30 बज गए। कहा भाई खाना भी खाएंगे आप लोग? हमने कहा भाई खाना तो खाएंगे, भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि हम लोगों ने तो कहीं मतलब कल निकले हैं सुबह, तब से खाना कहीं नहीं खाया है, बस नाश्ता वास्ता करके ऐसे चले हैं। तो कहा ठीक है। फिर अपनी गाड़ी निकाली, उसमें बैठाए और लेकर चल दिए। बोले कि भाई एक ही ढाबा खुला होगा, अगर वो भी बंद हो गया होगा तो नहीं मिल पाएगा जम्मू में कहीं पर। हम दुआ करते रहे कि यार ऐसा ना हो, अल्लाह पाक, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। भाई लेके गए, 1 बजे रात में ढाबा खुला था और उसके बाद में वहाँ पर खाना खाया। खाना भी बहुत लजीज था। उस ढाबे का नाम नहीं जानते हैं, रात थी, नहीं तो मैं बताता आपको। फिर खाना वाना खा कर आए घर पर इनके सरदार जी के, और वहाँ पर हम लोग आराम किया, सोया। फिर सुबह उठे, अपना जो लगेज था बांधने के बाद में फिर वहाँ से हम लोग निकल के आ गए। फिर उनका एक शोरूम था, राइडिंग जैकेट वगैरह और मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं राइड से संबंधित, वो सारी चीज़ें उनके दुकान पर मिलती है। लेकिन मैं उनके दुकान का नाम भूल चुका हूँ, काफ़ी दिन हो गया। अगर मुझे याद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। फिर वहाँ पे करीब 1.5-2 घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर वहाँ से निकले करीब 4 बजे। 4 बजे जब निकले तो हमने सोचा कि चलो अब हम लोग श्रीनगर में स्टे लेते हैं, जबकि जम्मू से श्रीनगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर हम लोग चलते गए और एक जगह रुककर खाना खाया, रात हो गई थी। हमने कहा खाना वाना खा ले यहीं पर, उसके बाद में फिर चलना है। यानी मुझे तजुर्बा नहीं था कि रात में भी ड्राइव करें, दिन में भी ड्राइव करें, राइड करें। लेकिन जब ये तजुर्बा आने के बाद में सब कुछ मुझे नॉलेज हुआ, पता हुआ कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोगों ने बहुत गलत किया जिस तरह से बाइक राइड कर रहे थे। फिर एक जगह पर रहा रामबन जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर कुछ ट्रक ड्राइवर थे और बाइक वाले भी थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग यहीं पर स्टे ले लीजिए कहीं होटल देखकर, और रुक जाइए, रात में मत निकलिए। रात में निकलना अच्छी बात नहीं है, इधर थोड़ा माहौल ठीक नहीं रहता श्रीनगर की तरफ। तो हमने सोचा कि यार सही कह रहे हैं, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, चलो कहीं पर देखते हैं। एक जगह रोडी पर एक होटल था, वहाँ पर हम लोगों ने रूम बुक किया। और उसके बाद में, जबकि हमारा रूम बुक था श्रीनगर में, ओया से हम लोगों ने बुक करवा दिया था, तो यहीं पर रुक गए। उसके बाद में सुबह उठे तो भाई साहब उस जगह का नज़ारा यार
क्या बताएं। आप हमारी पूरी वीडियो देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में पूरे लद्दाख सीरीज का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो है। तो फिर वहाँ से हम लोगों की राइड चलती रही, आगे चले तो दो बंदे और मिल गए। एक भोपाल का रमीर राजा नाम था और एक बंदा था सुनील जो ग्रेटर नोएडा का था। यानी 2 से पहले 4 हो गए हम लोग। और उसके बाद में ऐसे ऐसे हमारी राइड पूरी होती गई। दोस्तों, काफ़ी परेशानियां भी हमने उठाई, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग लद्दाख की राइड करना चाहते हैं तो एक बाइक पर एक ही लोग रहें और ग्रुप में रहें, साथ में रहें, कम से कम 2 लोग 3 लोग रहें। अकेले भी मत जाइएगा। अकेले जाना भी काफ़ी ख़तरनाक होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो हमारी बात आप लोग को अगर समझ में आ रही है तो आप लोग ज़रूर ऐसा करिएगा, अकेले मत निकलिएगा। और जो सेफ्टी गियर होते हैं वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। फिर हमारी राइड कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद में मैं अपने घर पहुंचा। यानी जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल सारा मैंने कर लिया एक बार में। टोटल 15 दिन का टाइम लगा मुझे। उसके बाद में फिर ऐसे हम लोगों की राइड होती गई। मतलब काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समझ लीजिए कि बहुत मज़ा आया। लेकिन तकलीफ़ मुझे सिर्फ 2 ही जगहों पर हुई है। एक तो जो जिला पास जो सबसे ख़तरनाक है, और दूसरा जब मैं लेह पहुंचा तो लेह में ऑक्सीजन की वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तकलीफ़ ये हुई थी कि हमारा जो ये फेस था, चेहरा पूरा एकदम सूज आया था, फूला हुआ था। उस टाइम क्या कहें हम, आप वीडियो देख सकते हैं भाई साहब। उसके बाद में सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत थी। इसकी वजह यह भी थी कि मैं मसाला खाता हूँ, सिगरेट भी, स्मोकिंग भी करता हूँ। ये सब सारी शायद दिक्कतें थी, इसी वजह से ये सब हुआ था मेरे साथ। वहाँ से हम लोग निकले लेह से घर के लिए, इधर मनाली। यानी काफ़ी मज़ा आया। और जब मैं पूरा लद्दाख राइड कंप्लीट करके अपने घर पहुँचा तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मेरे। और उसके बाद में हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ के हमारे जो प्रबंधक, श्रीमान प्रबंधक महोदय और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी ने मुझे ज़िंदगी में पहली बार सम्मानित किया। आज भी मैं वो बहुत हिफाजत से रखा हूँ अपने पास। और बहुत पहले मैंने सोचा था कि उस पर हम कोई वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को बताएंगे। भाई उस दिन का खुशी वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी किसी ने मुझे इस तरह से सम्मान नहीं किया था और ना ही मुझे आज तक कोई इनाम मिला है। और वो था हमारा ये, आप देख सकते हैं, मेडल। अब ये चाहे 1 रुपये का हो या चाहे 1000 का हो, मेरे लिए तो करोड़ों का है ये। क्योंकि इसकी खुशी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मेडल देकर सम्मान किया। बस उसके बाद दोस्तों, इतना सब होने के बाद में एक दुख भरी कहानी फिर मेरे सामने आ गई। और वो दुख भरी कहानी हमारी ये थी कि हम अपने जिस चैनल पर मेहनत करते थे, यानी इतना मेहनत किया, इतनी परेशानियां उठाई, ज़िंदगी और मौत के बीच में भी हम पहुंच गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि कुछ नहीं हुआ, सही सलामत थे हम। एक पाकिस्तानी ने धोखे से हमारा चैनल हड़प लिया और इसकी वजह ये थी कि हमारे जो एडसेंस में करीब $350 थे और पिन ना आने की वजह से हमें उसको वेरीफाई करना पड़ा था। तो वेरीफाई भी मेरा हो गया था, लेकिन दोस्तों जो पेमेंट था हमारा, वो पेमेंट आने में काफ़ी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इसलिए मैं समझा कि यार हो सकता है हमारे एडसेंस में कोई कमी हो, इसीलिए पेमेंट नहीं आ रहा है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर एक बंदे से रब्ता किया, बात किया उससे मैसेज से। तो उसने कहा ठीक है, और मैं उसे जानता हूँ यूट्यूब पर, लेकिन बस
दिक्कत यही है कि वो फर्जी निकला, जो ओरिजिनल था उससे नहीं, किसी फेक वाले से मैंने बात किया। तो उसने कहा कि अपना ईमेल और पासवर्ड मुझे दीजिए, मैं देख कर बताता हूँ और सही कर देता हूँ, आपका पैसा जल्द आ जाएगा, क्योंकि आप भी यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं। मैंने भरोसा कर कर, विश्वास कर कर उसको अपना ईमेल और पासवर्ड दे दिया। लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि मतलब ये चैनल ही मेरा हैक कर ले, लेकिन मैंने अपने दिल को फिर समझाया कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता है बंदा। फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया, वहाँ से OTP मांगना, ये वो। तो मुझे डाउट होने लगा, एकदम से डाउट होने लगा। लेकिन मैं अपने दिल को समझाता रहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अंत में उसने समझ लीजिए कि हमारी पूरी चैनल अपने बस में कर ली। हमारे फ़ोन पर चैनल नहीं दिख रहा था, यानी सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मुझे एक जोर का झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि भाई अब हम बता नहीं सकते कि मेरे साथ हुआ क्या है। और जो लोग यूट्यूबर हैं वो लोग समझ सकते हैं कि यूट्यूब क्रिएट करने के बाद में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। एक बच्चे की तरह उसको पालना पड़ता है, धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 100, 100 से 1000 फॉलोवर करने में कितनी कठिनाई होती है। भाई मुझसे कोई पूछे, मैं जानता हूँ। बस इसी गम में मैं कम से कम 15 से 20 दिन परेशान था, और उसमें हमारे 22,000 फॉलोवर भी थे। हमने इतनी मेहनत किया था कि मतलब वहाँ तक हम पहुँच गए थे। फिर मैंने ट्विटर पर हैशटैग लगाकर कंप्लेन किया टीम यूट्यूब को, और जो मुझसे हो सका वो मैंने सब कुछ किया। लेकिन भाई न तो चैनल मिलना था, न मिला मुझे, बहुत तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद में जिस दिन चैनल मेरा ये हमसे अलग हुआ, उसी दिन मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया, उसी नाम से अपाची RD राइडर। उस पर मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया। हमने कहा चलो अगर मेरा चैनल जब वापस आ जाएगा तो इसी पे ट्रांसफ़र होकर आएगा, ये सोचकर हमने इस पर थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन मेहनत तो करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम कि हम बता नहीं सकते आपसे। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है जो पहले मुझे मिल रहा था। ये लग रहा है कि जैसे कोई मुझे पहचानता नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हरदम, कभी कभी तो दिल कहता है कि यूट्यूब ही छोड़ दूं, बेकार है अब। लेकिन खुद को समझाता हूं, फिर सोचता हूं कि चलो मेहनत करते रहो, एक दिन तो फल मिलेगा ज़रूर। बस इसी उम्मीद में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अब आज 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूं। थोड़ी समझ लीजिए कि टाइम की वजह से, यानी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, अपने काम में थोड़ा मशगूल था, बस यही सब है। तो दोस्तों ये थी हमारी हकीकत। अगर आप लोग को हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर अभी नया है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। हमारी जो नई अपडेट है, नई वीडियो है, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई मुझे सपोर्ट करिए, फिर से सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं राइड करूँ या कहीं पर जाऊँ। बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये मत देखिए कि मतलब हम इस हाल, मतलब इस तरह के हम दिखते हैं तो हमारी पोजीशन ठीक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ़ रहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हमारे लिए है, इसीलिए मैं कोई राइड नहीं कर पाता हूँ। और राइड करने के लिए आप जानते हैं क्या क्या ज़रूरतें हम अपने काम पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, अपनी बाइक भी नहीं लेके जाते हैं। इसकी वजह ये भी है कि पेट्रोल की समस्या है। बस आप समझ सकते हैं कि मतलब हमारी कंडीशन क्या हो सकती है। बस यही सब है। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।